सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, किसी गांव की कच्ची गलियों में फैली धूल टूटी फूटी झोंपड़ियां और चारों ओर सात संगत दूर तक फैले खेत। यही था सात संगत विवेक की दुनिया। विवेक 18 साल का लड़का था जो अपनी माँ और छोटे भाई सात संगत सोहन के साथ मिट्टी के बने एक सात संगत जी जंजर से घर में रहता था। सोहन की उम्र अभी मात्र 8 साल थी। सात संगत, पिता की मृत्यु के बाद ये छोटा सा परिवार जैसे किसी गहरी खाई में धकेल दिया गया था। सात संगत, अब विवेक सिर्फ 12 साल का था तभी उसके पिता किसी गंभीर बीमारी के कारण इस दुनिया से चले गए। सात संगत, वो उम्र सात संगत जी वह उम्र ही ऐसी थी जब बच्चे खेलते थे। सात संगत, सपने देखते थे, लेकिन विवेक के बचपन पर तो जैसे एक साथ कई जिम्मेदारियां का बोझ आ गिरा। सात संगत, पिता के जाने के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं था। ना जमीन थी ना कोई साधन, बस एक कच्चा मिट्टी का घर था जिसकी दीवारें भी बारिश में गलने लगी थी। सात संगत, पिता के जाने के बाद उसकी माँ और वो दोनों ही खेतों में मजदूरी करने लगी। उसी समय सोहन मात्र 2 साल का था। माँ उसे अपनी कमर पर चादर से कसकर बांध लेती थी और खेतों में दिन रात पसीना बहाती। धूप में तपते खेतों में जब वो झुकी हुई काम करती थी तो सोहन उसकी कमर पर रोता रहता। सात संगत, लेकिन माँ रुकती नहीं थी, क्योंकि अगर वो रुकती तो विवेक भी बहुत छोटा था। सात संगत, लेकिन घर की हालात देखकर उसने अपने बचपन को पीछे छोड़ दिया। माँ के साथ दिन भर मजदूरी करना ही उसका जीवन बन गया। खेतों की कड़ी धूप, कांटों जैसी घास और मजदूरी के बाद भी मिलने वाला बेहद कम मेहनत ताना। सात संगत, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। समय धीरे धीरे गुजरता रहा, लेकिन घर की हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब विवेक 18 साल का हो चुका था। माँ की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी थी। अब वो खेतों में काम नहीं कर पाती थी, सिर्फ घर के काम काज ही संभाल पाती थी। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारियां विवेक पर आ गई थी। सात संगत, छोटा भाई सोहन अभी सिर्फ 8 साल का था। उसे दुनिया की समझ कहाँ थी। सात संगत, वो पूरे दिन खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन विवेक के भीतर चिंता का तूफान था। क्यों नहीं सुधर रहे हमारे हालत? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन ना घर ठीक हो पा रहा है, ना माँ की बीमारी का इलाज हो पा रहा है। आखिर मुझसे कहाँ कमी रह गई? ऐसे ही दिन महीने गुजरते रहे। विवेक रोज खेतों में काम करता, लेकिन गरीबी का अंधेरा जैसे उनकी जिंदगी से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सात संगत, कई बार खेतों के मालिक उसे डांट देते, उसे ये अपमान भीतर तक चुभता। सात संगत जी, लेकिन मजबूरी थी, कुछ कह नहीं सकता था। एक दिन की बात है, खेत में काम करते समय एक छोटी सी गलती हो गई। खेत के मालिक ने सबके सामने विवेक को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता, हर बार गलती कर देते हो, निकम्मे कहीं के। ये बातें विवेक को बहुत बुरी लगी, उसका दिल भर आया। सात संगत, काम छोड़कर चुपचाप खेत से बाहर निकल गया, घर नहीं गया, बस यूं ही पैरों को चलने दिया और गांव के बाहर बहती नदी के किनारे पहुंच गया। नदी शांत बह रही थी। विवेक किनारे बैठ गया और बहते पानी को देखने लगा। उसका मन बिल्कुल टूट गया था। सात संगत, क्या यह भी कोई जिंदगी है? बचपन से अब तक सिर्फ मेहनत ही की है,
फिर भी हालत क्यों नहीं सुधरे। न जमीन है न कोई हुनर, मैं बेकार हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ है। उसके मन में अंधेरे ख्याल आने लगे। साथ संगत, क्यों ना ये जिंदगी ही खत्म कर दूं। सब खत्म हो जाएगा, कोई बोझ नहीं रहेगा। लेकिन अगले ही पल सोहन का चेहरा उसके सामने आ गया। अगर मैंने खुद को खत्म कर दिया तो माँ और सोहन का क्या होगा। उनके पास तो मैं ही हूँ। सासंगत विवेक की आंखें भर आई। तभी पीछे से एक गहरी आवाज सुनाई दी, बेटा क्या देख रहे हो नदी में। विवेक ने मुड़कर देखा। गांव के बुजुर्ग बाबा उसके पीछे खड़े थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे सब कुछ समझ रहे हों। विवेक ने जल्दी से आंसू पोंछे। कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही देख रहा था। बाबा हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा मायूसी कभी छुपती नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपनी तकलीफ बता सकते हो। क्या पता मैं तुम्हें कोई रास्ता दिखा दूं। मदद करने के लिए मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन शायद अनुभव तुम्हारे काम आ जाए। विवेक का दिल भर आया। वो बाबा के साथ नदी किनारे लगे एक पुराने पेड़ की छाया में बैठ गया। बाबा ने शांत स्वर में कहा, तो बेटा बताओ क्या सोच रहे थे नदी के किनारे खड़े होकर। विवेक ने भारी मन से कहा, बाबा मैं बहुत उलझा हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। एक मन करता है कि दुनिया छोड़ दूँ, फिर सोचता हूँ माँ और भाई का क्या होगा। बाबा चुपचाप सुनते रहे। विवेक ने धीरे धीरे अपनी सारी बातें उन्हें बता दी। बाबा मेरे पिता की मौत हो गई। सासंगत जी बचपन माँ के साथ खेतों में मजदूरी करते करते निकल गया। अब जवानी भी मजदूरी में जा रही है, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे। माँ की तबीयत बिगड़ गई है, अब चलना मुश्किल हो रहा है। सासंगत जी, क्या मेरी किस्मत ही खराब है। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा इतनी जल्दी हार मान गए। अभी तो तुम्हारा जीवन शुरू हुआ है। आगे तुम्हें बहुत से इम्तिहान देने हैं। जो इन इम्तिहानों को पार कर जाता है वही जीवन में सफल हो जाता है। विवेक ने उलझन में पूछा, बाबा ये इम्तिहान कौन से होते हैं। बाबा ने समझाया, बेटा जीवन की मुश्किलें ही इम्तिहान होती है। हर कोई इनसे गुजरता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान उन मुश्किलों का सामना कैसे करता है। कोई हार मान लेता है, कोई लड़कर जीत जाता है। विवेक अब भी सोच में था। बाबा मैं समझ नहीं पा रहा, आप क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने कहा, तुम बचपन से खेतों में काम कर रहे हो, तुम्हें पता है कि बीज कब बोना है, खाद कब डालनी है, पानी कब देना है, ज्यादा पानी आ जाए तो कैसे निकालना है, ये सब जानते हो ना। विवेक ने सिर हिलाया। हाँ बाबा, ये सब आता है। कैसे अपनी फसल को बचाना है ये भी आता है। बाबा मुस्कुराए। बस बेटा यही तो बात है। खेत की फसल की तरह ही तुम्हारा जीवन भी है। इस जीवन को मुश्किलों से निकालना तुम्हें खुद ही पड़ेगा, कोई और तुम्हारे लिए ये नहीं करेगा। अब विवेक को बाबा की बातें थोड़ी समझ में आने लगी थी, लेकिन उनके मन में सवाल अभी भी थे। सासंगत, बाबा लेकिन मैं करूं क्या। मजदूरी के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। बाबा ने दृढ़ स्वर में कहा, बेटा सिर्फ एक काम के भरोसे कुछ नहीं होगा। अगर सच में हालात बदलना चाहते हो तो अलग अलग प्रयास करो। सिर्फ मजदूरी करने से तुम अपने घर की हालात नहीं सुधार पाओगे। गांव में देखो कितने लोग खुद का काम कर रहे हैं। तुम भी कुछ सीख सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। विवेक ने असमंजस से पूछा, लेकिन बाबा मैं कैसे कर पाऊंगा, खेत में मजदूरी भी करनी होती है। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, बेटा अगर मैं ही तुम्हें सब बता दूंगा तो तुम खुद कुछ नहीं कर पाओगे। जाओ खुद देखो
कि इस मुश्किल का सामना कैसे करोगे। बस एक बात याद रखना, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। जब तक जिंदा हो हौसला और उम्मीद कभी मत छोड़ना। इतना कहकर बाबा उठे और धीरे धीरे वहां से चले गए। विवेक वहीं बैठा रहा। उसके मन में बाबा की बातें गूंज रही थी। वो गहरी सोच में डूब गया। क्या मैं सच में कुछ बदल सकता हूँ? बाबा ठीक कहते हैं, मुझे खुद ही रास्ता खोजना होगा। उसने बाबा को जाते हुए देखा और देर तक उसी जगह बैठा रहा। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके मन में बेचैनी थी। साथ संगत, रात का समय हो गया। वो धीरे धीरे अपने मिट्टी के घर की तरफ बढ़ा। घर पहुंचा तो मखाट पर लेटी थी और सोहन बाहर मिट्टी में खेल रहा था। विवेक चुपचाप दरवाजे के बाहर बैठ गया। मन में उथल पुथल थी। क्या सच में मैं कुछ कर पाऊंगा? कौन सा काम कर पाऊंगा? मजदूरी छोड़ दूं तो घर कैसे चलेगा? सोचते सोचते रात गुजर गई। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो उठ गया। उसने तय किया कि आज मजदूरी के लिए खेत जाएगा, शायद काम मिल जाए। विवेक अपने पुराने कपड़े पहनकर खेतों की तरफ निकला। खेत में जाते जाते उसने कई जगह काम पूछा, लेकिन हर जगह जवाब वही मिला, आज तो कोई काम नहीं है, मजदूरी पहले से है। ये सुनकर उसका मन और टूट गया। मजदूरी ही एक सहारा था और वो भी आज नहीं मिल रही थी। वो सोचने लगा, अब क्या करूं? घर वापस जाऊंगा तो माँ क्या सोचेगी? बाबा ने कहा था अलग अलग कोशिश करनी चाहिए, पर कहाँ से शुरू करूं? धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो गांव की तरफ लौट आया। साथ संगत, उसके मन में अब भी अनिश्चितता थी। साथ संगत, लेकिन उसने ठान लिया कि हार नहीं मानेगा। सबसे पहले विवेक उस जगह पहुंचा जहां मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार काम कर रहा था। उसने कुछ देर खड़े होकर कुम्हार मिट्टी को गूंद रहा था, फिर चाक पर रखकर अलग अलग आकार बर्तन बना रहा था। बर्तन बनाने की कला देखते ही बनती थी। साथ संगत, लेकिन विवेक ने सोचा ये काम सीखना आसान नहीं होगा और इसमें तो समय भी बहुत लगेगा। मेरे पास इतना वक्त कहाँ है? वो वहां से चुपचाप आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर गांव के लाला की किराने की दुकान दिखाई दी। दुकान पर भीड़ लगी थी। साथ संगत, लोग सामान खरीद रहे थे। विवेक दुकान के बाहर खड़ा हो गया। अगर मैं यहाँ काम करूँ तो, लेकिन तुरंत ही उसका मन बैठ गया। ये तो बहुत बड़ा काम है और लाला इतना अनुभवी है, वो मुझे काम पर क्यों रखेगा? यह मेरे बस का नहीं है। उसने वहां से भी कदम पीछे खींच लिए। अब विवेक गांव के पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां लकड़ी की एक पुरानी बेंच रखी थी। एक छोटा सा शीशा लकड़ी के फ्रेम में चढ़ा हुआ था और गांव का नाई ग्राहकों के बाल काट रहा था। 4 लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सासंगत, विवेक पास ही बैठ गया। वो ध्यान से देखता रहा कि नाई कैसे बाल काट रहा था। वो कुशलता से कंघी और कैंची चलाता, दाढ़ी बनाता और काम खत्म होने पर लोग संतुष्ट होकर चले जाते। सुबह से लेकर दोपहर तक विवेक वहीं बैठा रहा। नाई एक एक करके सभी ग्राहकों को निपटाना गया। काम खत्म होने पर वो विवेक के पास आकर बेंच पर बैठ गया। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, भाई थक गया हूँ, सुबह से काम कर रहा हूँ, पर यही मेरा रोजगार है, इससे मेरा घर चलता है। विवेक ने मन ही मन सोचा, इसका तो हुनर है, इसीलिए काम चलता है। काश मेरे पास भी कई हुनर होता। उसने नाई से कहा, भाई तुम्हारा काम तो अच्छा है, तुम थकते हो लेकिन घर तो चलता है। नाई ने हल्की मुस्कान दी, हाँ भाई, थकान तो होती है, लेकिन यही काम मुझे खाना खिलाता है। वैसे मेरा सपना है कि शहर चला जाऊं,
वहाँ ज़्यादा कमाई होगी। 2 महीने में जाने की सोच रहा हूँ। विवेक सासंग जी चौंका। शहर कितने? तुम्हारे जाने के बाद गांव के लोगों के बाल कौन काटेगा? नाई ने बेपरवाही से कहा, भाई मुझे इनकी चिंता नहीं, मुझे अपनी जिंदगी की चिंता है। यहाँ रहकर कितने पैसे कमा लूँगा, शहर में ज़्यादा मौके हैं। विवेक ने ये सुनकर चुप हो गया। नाई ने थोड़ी देर बाद कहा, भाई तुम सुबह से यहीं बैठे हो, तुम्हें बाल कटवाने हैं क्या? विवेक ने सिर हिलाए, नहीं भाई, मैं तो बस सोच रहा था कि गांव में कोई काम मिल जाए जिससे मैं कुछ सीख सकूं। नाई ने उसे गौर से देखा और फिर मुस्कुराया, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो गांव छोड़कर जा ही रहा हूँ, अगर चाहो तो ये काम सीख लो, यहाँ तुम्हारा काम अच्छा चल जाएगा। विवेक ने संकोच से पूछा, क्या मैं सीख पाऊंगा? नाई ने आत्मविश्वास से कहा, क्यों नहीं, 1 महीने में सब सिखा दूंगा। साथ संगत शाम को 2 घंटे निकल सकते हो तो आना, धीरे धीरे हाथ चलाना सीख जाओगे। विवेक ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन भाई मुझे खेतों में मजदूरी भी करनी होती है और घर की हालात भी ठीक नहीं। नाई ने उसकी पीठ थपथपाई, बस शाम को समय निकाल लो, बाकी सब हो जाएगा, कल से आना शुरू कर दो। विवेक के चेहरे पर पहली बार थोड़ी चमक आई। उसने मन ही मन सोचा, शायद यही मौका है जो मुझे रास्ता दिखा सकता है। उस दिन के बाद से विवेक हर शाम नाई के पास जाने लगा। दिन में खेतों में मजदूरी करता और शाम को नाई की दुकान पर काम सीखता। कई बार खेतों में मजदूरी नहीं मिलती तो वो दिन भर नाई के पास ही बैठकर काम देखता और अभ्यास करता। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। विवेक अब काफी हद तक बाल काटना और दाढ़ी बनाना सीख चुका था। कभी कभी वो नाई की अनुपस्थिति में ग्राहकों के बाल भी काट देता और नाई उसे उसके काम का थोड़ा पैसा भी देने लगा। गांव में लोग बातें बनाने लगे, अरे अब विवेक मजदूरी छोड़कर नाई का काम करेगा। लेकिन विवेक ने किसी की परवाह नहीं की। उसके भीतर बाबा की बातें गूंज रही थी, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। नाई के पास काम सीखते सीखते विवेक का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। 1 महीना पूरा हो गया था और अब वो बाल काटने दाढ़ी बनाने में अच्छा हो चुका था। शाम को दुकान पर बैठते हुए कभी कभी लोग उससे ही बाल कटवाते और नाई उसे मेहमान ताने का हिस्सा भी दे देता। साथ संगत जी गांव के कुछ लोग अब भी ताने देते, अरे मजदूरी छोड़कर नाई का काम करेगा, इससे घर चलेगा क्या? लेकिन विवेक ने किसी की परवाह नहीं की। साथ संगत जी अगर आप अपनी ज़िंदगी को सुधार रहे हैं, साथ संगत जी अगर आप अपनी ज़िंदगी को सुधार रहे हैं तो आप अपने परिवार की ज़िंदगी भी सुधार रहे हैं। हमेशा याद रखो, प्रयास करते रहो। अगर एक काम में सफल नहीं हो रहे हो तो दूसरा काम करो, लेकिन रुकना मत। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। साथ संगत जी आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जीवन में हिम्मत देने वाली साथ संगत जी जीवन में हिम्मत देने वाली लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और साथ संगत जी परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ संगत जी उन्हें जीवन में कभी हार ना मानने की प्रेरणा मिले। साथ संगत जी अगर आप जी को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हाइप करना ना भूलें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।